सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में कल जो बताया गया था कविता की परख, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है, उसका सारांश बताया गया था। आज उसका प्रश्नावली हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसमें कविता की परख जो निबंध है, इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, तो उन्हीं पर एक प्रश्न बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या थे। निबंधकार थे कि उपन्यासकार थे कि कवि थे कि कहानीकार थे। तो उत्तर है इनका निबंधकार। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है, तो उत्तर जान ही रहे कौन है, क्योंकि लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस भाषा के समर्थालोचक थे? हिंदी भाषा के। ये क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या थे? तो प्राध्यापक थे। इनका जन्म किस जिला में हुआ था? तो बस्ती जिला में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। और आचार्य शुक्ल जी के गांव का क्या नाम था? तो पहला क्लास में जानकारी दी गई थी, अगोना था। इनका आचार्य शुक्ल जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1884 में, जैसा कि ये भी आप लोग को बताया गया है। इनका निधन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1941 को। ये किस विषय के विभागाध्यक्ष थे? तो हिंदी के, चूँकि जाहिर है हिंदी के कवि थे, तो हिंदी विषय के। उसके बाद आचार्य शुक्ल जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका था उसी का। ये किस युग के आलोचक हैं? तो आदिकाल के हैं। शुक्ल जी ने किस कृति का अनुवाद किया? तो बुद्धचरित का। इनकी कौन सी काव्य कृति है? तो मधु स्त्रोत। और यह किस प्रकार का निबंध है? कविता की परख जो है किस प्रकार का निबंध है? तो विचारात्मक निबंध है। और कविता की परख से विवेचित हुआ है, क्या हुआ है? कविता का उद्देश्य हुआ है कि कविता का कल्पना का महत्व है कि भाव में व्यक्ति संबंधी तत्व हुआ है, क्या हुआ है, या इनमें से कोई नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अपमान का प्रयोग अनिवार्य होता है क्योंकि वह कविता के उद्देश्य के अनुरूप है और वह प्रभाव की समानता भी दर्शाता है। तो ये सब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद कुछ लघुतरीय प्रश्न भी है, जिसमें कविता के उद्देश्य क्या हैं, कल्पना किसे कहते हैं, तो कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है, उपमा क्या है, ये कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये जो पाठ है कविता की परख, इसके आधार पर उत्तर दे भी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, आँख के लिए मीन और खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है। ये सब जितने जो लघुतरीय प्रश्न हैं, इसका
दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न हो सकता है, लघुत्तरीय और बड़ा में उत्तर दीजिएगा और दीर्घोत्तरीय होगा। एग्जाम में जैसा पूछे लघुत्तरीय के रूप में तो लघुत्तरीय दीजिए, दीर्घ में पूछे तो दीर्घोत्तरीय दीजिए। जिससे बताया आप लोगों को कि आँख के लिए मीन और खंजर और कमल में क्या क्या समानताएं हैं, क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें उत्तर हो तो लिख सकते हैं कि मीन आँखों की तरह सजग और सतर्क रहती है, और खंजन पक्षी भी चंचल एवं मनोहर होती है, तो कमल भी आँखों के समान कोमल एवं सुंदर होता है। इस प्रकार आँख के लिए मीन और खंजन कमल के द्वारा उपमा के रूप में तुलना की गई है। ये आपस में हैं जो दोनों समानता के भाव संजोए हुए हैं। इतना लिख दीजिएगा तो लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएगा उत्तर इसका। दीर्घोत्तरीय में थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा। दीर्घोत्तरीय अगर इसी को दीर्घोत्तरीय में लिखना होगा तो बहुत कुछ इसमें लिख दीजिए कि आँखों की तरह ही मीन सजग और सतर्क रहती है। उसके रूप की छटा पानी के अंदर तैरती स्थिति में मनोरम दृश्य उपस्थित करती है। जिस प्रकार आँखों की सुरक्षा मनुष्य अपने प्राणों से भी बढ़कर करता है, वैसे ही नदियाँ, तालाब, सागर मीन की रक्षा हेतु अपना दामन फैलाए रहती है। खंजर भी एक चंचल और मनोहर पक्षी है, वही प्रकृति की सुंदर देन है, जिसके देखने मात्र से हृदय के तार झंकृत हो जाते हैं। कमल भी आँखों के समान कोमल और सुंदर प्रकृति के अद्भुत देन है। कमल के माध्यम से व्यक्ति सृष्टि सौंदर्य से परिचित होता है। अतः आँख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमा पूर्णतः सटीक है। ये आपस में समानता का भंडार सजे हुए हैं। इतना बात लिख दीजिएगा तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार उपमा क्या है, इसमें भी दीर्घोत्तरीय भी के रूप में भी लिख सकते हैं और लघुत्तरीय में। तो लघुत्तरीय हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। लघुत्तरीय में उपमा क्या है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु जिसका वर्णन करना हो, उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता आदि भावनाओं की तुलना उस वस्तु के समान कुछ अन्य वस्तुओं से करना उपमा कहलाता है। जैसे मुख को चंद्रमा या कमल के समान, नेत्र को कमल या सूर्य के समान, ये सब जो है सो उपमा के उदाहरण है। इतना लिख दीजिएगा तो लघुत्तरीय में काम चल जाएगा। दीर्घोत्तरीय अगर लिखना है तो थोड़ा सा इसमें बड़ा करना होगा, उसमें थोड़ा साव देना होगा तो दे दीजिए। कविता में भावों की तीव्रता के लिए उपमा का प्रयोग किया जाता है। उपमा के प्रयोग से कवि अपने अनुसार पाठक के मन में भाव पैदा करने में सफल होता है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी स्मरणीय और मनोहर स्थल को शब्दों के सांचे में ढालता है। कवि सुंदरता, कोमलता, तेज, वीरता, कायरता आदि के भावों को सारगर्भित बनाने हेतु उपमा का सहारा लेते हैं। जैसे मुख को चंद्रमा के समान, नेत्रों को मीन, खंजन, कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को श्रृंगार के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान प्रायः कहा करते हैं। उपमा के प्रयोग से कवि अद्भुत वस्तु या व्यापार को दिखाकर, आश्चर्यमग्न किसी दारुण दृश्य को दिखाकर करुणा के आर्द्र बनाने में हम सभी पाठक को सफल होते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस पाठ में कवि ने कहीं कहीं कुछ जो लिखा है उसकी सप्रसंग व्याख्या के लिए भी पूछ लेगा। कुछ रामायण से जो लिया दोहा, कुछ गीतावली से, उसके बारे में भी सप्रसंग व्याख्या के लिए लिखा क्वेश्चन दिया जा सकता है आप लोगों को।
जैसे कि जौ जनतेउ बंधु बिछो हो, पिता वचन मानतेउ नहीं हो। इस उदाहरण के द्वारा लेखक जो है क्या कहना चाहे, ये भी क्वेश्चन एक हो सकता है। इसका सब प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो लघुत्तरीय भी दे सकता है प्रश्न और दीर्घ भी दे सकता है, तो ऐसा आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें लिखना है कि सबसे पहले तो ये जो उदाहरण है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी कविता की परख में प्रसंगवश अपने कथन की पुष्टि पर बल देने के लिए तुलसीदास जी के गीतावली जो है उससे लिए हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक खो देता है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास ने जिन लक्ष्मण को शक्तिबाण जब लगा था तो राम जी के मुँह से कहलाया था कि अगर बंधु विरह का मुझे आभास भी होता तो मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता, अर्थात वन गमन को नहीं आते। अब इसमें लेखक ने क्या कहना चाहा है? तो लेखक ने कहना चाहा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसको हम लोग राम जी जिसको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भ्रातृ मृत्यु की शोक वेदना में उचित अनुचित की सीमा को भी लांघ जाते हैं। वे अन्य प्राणी की उसमें विसाथी क्या है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो जब ऐसे कर सकते हैं तो अन्य प्राणी के क्या विसाथ है? परंतु यह राम के चरित्र का दूषण नहीं बल्कि दारुण शोक की उक्ति मात्र है। तो ये सब बातें लिख दीजिएगा तो दीर्घोत्तरीय हो जाएगा, कुछ शॉर्ट कर दिएगा तो लघुत्तरीय में भी आ जाएगा। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है। इस पाठ में भी वाक्य आया है, यह इसी पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने उपमा की गहराइयों को सारगर्भित करने के लिए कहा है, अर्थात उपमा की उपयोगिता उस वस्तु की सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना को तीव्र करने में है, न कि बोध का परिज्ञान कराना। जैसे कि जिसने हारमोनियम बाजा नहीं देखा हो उसे संदूक के समान बताना उपमा नहीं होता। उपमा की सार्थकता वस्तु की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना उत्पन्न करता है। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि उठे हुए बादल के टुकड़ों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा का दृश्य कितना रमणीय होता है, परंतु कोई उसे देखकर यह कहे कि मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है, तो यह उक्ति रमणीयता और सौंदर्य, सृष्टि सौंदर्य की परिकल्पना में कोई सहयोग नहीं देगी, भले ही थोड़ा बहुत कौतूहल पैदा कर दे। उपमा की उपयोगिता जो है सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कराने में है, न कि कौतूहल पैदा करने में। तो ये इसका व्याख्या हुआ, तो वाक्य का मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा, इसको यही सब इसमें से क्वेश्चन आएगा। सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ और अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उधर से व्हाट्सएप पर भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।